गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 11 पेंटिंग और चित्रकला, ऑपरेटिंग का और चित्रकला, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब इसमें अगला टॉपिक है आप लोगों का दरबारी कला और स्थानीय कला का। यानी दरबारी कला करने का मतलब है कि हमारे यहाँ पहले राजवाड़ी जब होते थे, जब राजघराने होते थे, जब उस समय राज दरबार था अंग्रेजों के आने के पहले, तो उस समय हर दरबार में चित्रकला और पेंटिंग के लिए भी वहां पर चित्रकार रखे जाते थे, पेंटर रखे जाते थे और राजाओं के इच्छा अनुसार वो पेंटिंग करते थे, वो चित्रकला बनाते थे। बहुत ऐसे हम देखेंगे, गुफाओं में जाएंगे या बड़े बड़े महाराजाओं के पास जाएंगे या उनके दरबार में जाएंगे, आज भी उनके किले में देखने के लिए, या बहुत ऐसी सारी मंदिरें भी हैं जिस पर हर तरह की मूर्ति की नक्काशी की गई है, हर तरह की चित्रकारी दीवारों पर की गई है। तो इससे देखने से पता चलता है कि उस समय के हमारे कलाकार जो थे, वो दरबारी कलाकार थे, वो अच्छी चित्रकारी करते थे, अच्छी पेंटिंग बनाते थे, अच्छे किस्म के डिजाइन उस पर उकेरते थे। तो इससे ये मालूम चलता है कि हमारे राज दरबार में अच्छे तरह के चित्रकार भी इस समय मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे आपको अंग्रेजों का आगमन हुआ, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर आगमन हुआ, तो राजा की स्थिति यहाँ पर ऐसी हो गई, राजघराने की स्थिति ऐसी हो गई कि वो चित्रकार को संरक्षण नहीं दे सकते थे, उनका भरण पोषण नहीं करते थे। क्योंकि राजा जब सुरक्षित नहीं था तो चित्रकार कहाँ से सुरक्षित होगा। तो इन चित्रकारों को, इन जो दरबारी जो कलाकार जो थे, चित्रकार जो थे, इनको अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए इनको भी अंग्रेजों की संरक्षण में धीरे धीरे जाना पड़ता था और चलते चले गए और उनके द्वारा उन्होंने चित्रकारी को बनाई और उससे अपना भरण पोषण करते थे। इसमें आपको हम देखते हैं कि मैसूर के जो शासक जो थे टीपू सुल्तान, उन्होंने अंग्रेज की जो संस्कृति थी, यानी ब्रिटिश सरकार की जो संस्कृति थी, उसकी उन्होंने आलोचना की और उसने उन परंपराओं का विरोध करते हुए उन्होंने अपनी परंपराओं को, अपनी चीजों को उन्होंने चित्रकारों को बनवाने की आज्ञा दी या बनवाया है। जिसमें उनकी महल की दीवारें जो है, टीपू सुल्तान की महल की दीवारें आज भी हम देखेंगे, उनकी महल की दीवारें, तो उस पर बनाए गए जो भित्ति चित्र है, यानी एक प्रकार की भित्ति चित्र होता है, चित्रकला का एक पार्ट है भित्ति चित्र, वो आपको उनकी दीवारों पर दिखाई देगा। जिसमें आपको बहुत पुराने युद्धों को दिखाया गया है, जिसमें मैसूर की सेना ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी थी, करारी हार दिलाई थी, यानी अपने मैसूर के सैनिकों ने जीत हासिल की थी। उस चीज को टीपू सुल्तान ने अपने दीवार पे बनवाया है। तो उस चित्रकारी को हम देख सकते हैं, उसको हम भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं, यानी कोलिलूर जगह का नाम है। और कोलिलूर के प्रसिद्ध युद्ध, कोलिलूर का जो युद्ध था टीपू सुल्तान मैसूर के शासक जो थे उनके बीच और अंग्रेजों के बीच, उसमें अंग्रेजों की तरफ हार हुई थी और उसी को वो लोग चित्रकारी के माध्यम से अपने दीवारों पर उन्होंने बनवाया है। तो टीपू सुल्तान जो एक मशहूर शासक थे, मैसूर थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेजों की हम परंपराओं का विरोध करेंगे और भारतीय जो परंपरा जो हमारी परंपरा है उसी को चित्रकार बनाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखने को मिलता है। उसी तरह बंगाल में अंग्रेजी परंपरा को सीखने के लिए, अंग्रेजी परंपराओं को, संस्कृति को सीखने के लिए वहां पर लोगों को प्रेरित किया जा रहा था। तो वो भी एक कारण था कि बहुत से हमारे कलाकार, बहुत से हमारे चित्रकार धीरे धीरे उनके तरफ चले गए, सीखने के दृष्टि से, सीखने की सोच से अंग्रेजों के संरक्षण में वो लोग चलते चले गए और धीरे धीरे अंग्रेजों के हिसाब से, अंग्रेजों के विचार से उन्होंने जिस तरह की पेंटिंग बनवाई, वो पेंटिंग होता चला गया, बनता चला गया। इसमें आपको चित्र, आपके पास किताब होगा तो आप उसमें चित्र 9 जो है उसमें आपको दिखाया गया है। इसमें एक परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया गया है। परिप्रेक्ष्य विधि एक विधि है चित्रकला की, उसका उन्होंने उपयोग किया है। जिसमें उस चित्र में एक विशाल जुलूस को दिखाया गया है और उस जुलूस को दिखाने के लिए उसमें दूर
और दूरी और नजदीकी दिखाने के लिए परछाई और छाया का उसमें प्रयोग किया गया है, यानी कौन सी दूर है तो उसको और कौन सा नजदीक है, यानी उसके बीच में कितनी दूरी है, दो लोगों के बीच में, दो जगहों के बीच में, तो उसको परछाई और छाया देकर दूरी को दिखाया गया है, बताया गया है। तो वो सब चीज है उसमें। उसके बाद जब भारत में अंग्रेजों की शासन हो गई तो मैं बताया कि उस समय यहाँ के रजवाड़े जो थे, यहाँ के जो शासक थे, उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई, तो वो लोग अपने चित्रकार को संरक्षण देने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे चित्रकार थे वो आपको अंग्रेजों की तरफ अपनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों की तरफ संरक्षण देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो अंग्रेजों की तरफ हो गए और अंग्रेजों के अनुसार उन्होंने चित्रकारी बनानी शुरू कर दी। इसी में एक बहुत ही अलग किस्म का उन्होंने पूरे अंग्रेजी शासन में सामने आया, वो था मधुबनी पेंटिंग, जो हमारे बिहार का जिला है मधुबनी, वहां की पेंटिंग। जब ब्रिटेन में मधुबनी पेंटिंग को वहां पे दर्शाया गया, वहां पर दिखाया गया, तब मधुबनी पेंटिंग एक मशहूर रूप में सामने आया और तब लोगों ने मधुबनी पेंटिंग के बारे में जाना। तो मधुबनी पेंटिंग क्या थी? उस काल में जब 1942 में लंदन में आर्ट जो गैलरी थी, यानी जो कला की बनाई हुई उसका गैलरी लगा था, उसमें जब मधुबनी पेंटिंग को दिखाया गया तब लोगों के बीच मधुबनी पेंटिंग भी आया। लोगों ने भी जाना कि मधुबनी में भी पेंटिंग होती है और वहाँ पर अच्छी पेंटिंग की जाती है। और वो लोग अपने दीवारें मधुबनी में, वो लोग अपने दीवारों या आंगन के जो फर्श थे उस पर उन्होंने अच्छी तरह से पेंटिंग बनाई थी। तो ये पेंटिंग वहाँ के आर्ट गैलरी में दिखाया गया तो वो लोग काफी मशहूर हुआ अंग्रेजों के लिए और भारत में बहुत लोगों को जाना कि मधुबनी पेंटिंग भी, मधुबनी में पेंटिंग अच्छी की जाती है। इसमें मधुबनी चित्रकला जो है वो विभिन्न पर्व त्योहारों या पारंपरिक जो अनुष्ठान होते हैं, पर्व त्योहार होते हैं, उससे जुड़ी थी। मधुबनी चित्रकला दो प्रकार की आपको रूप में होती थी, एक भित्ति चित्र और एक आर्यन चित्र। अरिपन चित्र यानी भूमि चित्रण, भूमि पर उस चित्र को बनाया जाता था, उसको अरिपन चित्र कहते थे, और एक भित्ति चित्र जो दीवारों पर बनाया जाता था। तो दो प्रकार की पेंटिंग आपको मधुबनी में मिलती है और इस दो प्रकार की पेंटिंग के लिए मधुबनी बहुत ही मशहूर है। भित्ति चित्र में आपको देवी देवताओं, राधा कृष्ण लीला, राम की लीला, इन सारे चित्रों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। इन सारे चित्रों को आप देखेंगे भित्ति चित्र में दीवार पर कृष्ण लीला, राम लीला, इस तरह के चित्रों को उकेरा गया है, दर्शाया गया है, बताया गया है समाज में इन चित्रों को। इसी प्रकार अरिपन जो चित्र है उसमें आपको आंगन या चौखट के सामने जमीन पर चित्रकला बनाई गई है, जिसमें आपको चावल पीस कर और उसको पानी मिलाकर उस चीज को रंग डालकर, रंग बनाकर और उसको वो बनाते थे चित्रकला। तो दीवार जमीन के फर्श के आंगन में या आपको चौखट के सामने, तो वो चीज आपको मधुबनी पेंटिंग में दिखाई देती नजर आएगी या मिलती है। उसके बाद उसमें आपको मनुष्य, पशु पक्षी, फूल फल, स्वास्थ्य, इन सब चीजों का भी चित्र आपको बनाया जाता है, जो काफी मशहूर है, जो काफी दर्शनीय है, काफी सुंदर सजावट होती है उसी से। तो मधुबनी पेंटिंग में जो वस्तु को चित्र बनाया जाता था वो सांकेतिक भाषा में बनाया जाता था, यानी वो ऐसी चित्र बनाया जाता था कि देख के आप उसको संकेत दिया जाता था, देख के बताएंगे कि हाँ ये चित्र क्या संदेश दे रहा है, क्या कह रहा है उस चीज को। तो वो संदेश के रूप में उस चित्र मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता था। और वहां पर कपड़े, कुछ वर्षों तक वहां कपड़े और कागज पर भी चित्रकला की प्रवृत्ति विकसित हुई, लेकिन वहां की जो मूल आपको चित्रकला की, जिसको मैंने बताया अभी, वो चित्रकला आज भी वहां मशहूर है। तो वो चित्रकला जहां से मशहूर हुई वो उस घराने में हर एक के बाद एक चलती चली गई और वो लोग अपनी चित्रकला के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाते चले गए। उसमें आपको
इस मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला में अगर प्रमुख कलाकार जो देखते हैं, मशहूर कलाकार जो देखते हैं, उनमें सिया देवी, कौशल्या देवी, शशिकला देवी, गंगा देवी, भगवती देवी आदि के नाम ले आते हैं। यानी ये देखा जाए तो ये पेंटिंग एक महिला प्रधान पेंटिंग थी। मधुबनी में महिलाओं के द्वारा ये पेंटिंग की जाती थी और इसीलिए वो ब्रिटेन के 8 जनवरी 1947 में दर्शाया गया। तब से ये सामने आया और लोगों ने जाना कि मधुबनी पेंटिंग भी एक चीज है और वहां पर उसको लोगों ने समझा और जाना। लेकिन धीरे धीरे जैसे अंग्रेजों का शासन होता चला गया, वो चीज समाप्त होते चले गए। आज में जाते हैं मधुबनी के क्षेत्रों में तो उस पेंटिंग को हमको देखते हुए नजर आएगा, हम उसको देखते हैं, उसके बारे में वो हमारी पहचान को बनाता है, हमारी परंपरा को बताता है। तो ये था आज का चित्रकला पाठ का आप लोगों को लेसन 11 का। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगला टॉपिक राष्ट्रवादी चित्रकला शैली। ये भी आप लोग पढ़ कहिएगा, चूंकि इसमें इतना ना फिगर दिया है, चित्र दिया है, इसके लिए आपको किताब रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किताब में लिखेंगे तो चित्रकला आपको समझ नहीं आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।